यहाँ पे मानेंगे, माना लंबाई x मीटर है, बोले ना कि हल्ला मत करो, तथा चौड़ाई y मीटर है। ठीक है, देखो आपको दिया क्या है, परिमाप दिया है, यानी 2 इंटू एल प्लस बी, कितना दिया हुआ है 80 मीटर, और यल को हमने क्या माना है x माना है, बी को हमने क्या माना y माना है, तो बराबर कितना हो जाएगा 80, ये कटेगा 40 हो जाएगा, तो यहां से मिलेगा x बराबर 40 माइनस वाई, इक्वेशन 1। पुनः पुनः ले लेंगे यहां से, फिर दिया क्षेत्रफल दिया है, तो L गुणे बी, L गुणे बी बराबर 800 दिया हुआ है, 400 दिया ना, 400 दिया है। ठीक है, L का मान कितना x, y का मान कितना b, तो ये हो जाएगा 400। यहाँ पे देखो x का वैल्यू दिया है, x का वैल्यू क्या दिया है 40 माइनस वाई इंटू वाई बराबर 400। ठीक है, यहां से देखेंगे गुणा करेंगे, मिलेगा यहां से 40 वाई माइनस वाई स्क्वायर माइनस 400 बराबर 0, यहां से मिलेगा माइनस वाई स्क्वायर प्लस 40 माइनस 400 बराबर 0। ठीक है, माइनस कॉमन कर देंगे यहां से, वाई स्क्वायर माइनस, क्या हल्ला कर रहे हो जी, चमोगे तो हल्ला करोगे, हो जाएगा ना, तो वाई स्क्वायर माइनस 40 वाई प्लस, क्या बोल रही हो, वाई स्क्वायर माइनस 20 वाई माइनस 20 वाई प्लस 400 बराबर 0, यहां से y कॉमन करेंगे, तो y माइनस 20, यहां से कॉमन करेंगे 20, तो मिलेगा y माइनस 20 बराबर 0, तो ये मिला y माइनस 20 इंटू वाई माइनस 20 बराबर 0, तो y का वैल्यू दोनों 20 आ गया। अब बताओ क्या बनाना संभव होगा, आयताकार नहीं बनेगा, वर्गाकार। अब देखो ये दो चर वाला रैखिक समीकरण होता कैसा, ये इसका व्यापक रूप कैसा होता है, जो व्यापक रूप होता है ऐसे होता है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, इक्वेशन 1 इसको मान लेंगे। फिर इसी का दूसरा रूप होता है a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, इक्वेशन 2। ये दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप है। ठीक है, दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप है। रैखिक का मतलब जिसका मैक्सिमम घात 1 हो, रैखिक का मतलब जिस चर का मैक्सिमम घात 1 हो, 1 से अधिक नहीं होना चाहिए। और दो चर का मतलब जिसमें दो चर शामिल हो, एक्स वाई शामिल हो, ए बी शामिल हो, बी सी शामिल हो, केवल दो ही चर होने चाहिए, तो वह दो चर वाले रैखिक समीकरण के रूप में कहे जाएंगे। और जो दो चर वाले रैखिक समीकरण का रूप होता है यह इस रूप में होगा, a1x b1y c1 बराबर 0, जहां आपको ये समझना a b c एक वास्तविक संख्या होती है। वास्तविक संख्या का मतलब यहाँ पे कोई भी अंक दिया जा सकता है। ठीक है, कोई भी संख्या दी जा सकती है जिसका उसको हम वास्तविक संख्या के रूप में बोलेंगे, और एक्स वाई हमेशा रहेगा। ये इसको बोलते हैं व्यापक रूप किसका, दो चर वाले रैखिक समीकरण का। ठीक है, जैसे कि इसको लिखने का तरीका, मान लो इसी रूप में हमें लिखना है, उदाहरण से एग्जाम्पल में तो कैसे लेंगे, एग्जाम्पल में आप ले सकते हो, मान लो 2x प्लस 4y प्लस
6 बराबर 0। फिर लिख सकते हैं 6x प्लस 7y प्लस 10 बराबर 0। हो गया इक्वेशन 1, इक्वेशन 2। ये इसका रूप है, ये इसका रूप है। ठीक है। a1x a1 b1 c1 है क्या? वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या का मतलब 2 4 6 ही a1 b1 c1 का मान है। 2 4 6 ही a1 b1 c1 का मान है। यानी यहाँ पर लिखना चाहें तो a1 का मान 2 लिख सकते हैं, फिर यहाँ पे लिख सकते हैं b1 का मान 4, फिर लिख सकते हैं c1 का मान 6, इक्वेशन 1 के अकॉर्डिंग। ठीक है। और ये a2 b2 मतलब इसमें आ जाएंगे तो यहाँ पे लिख सकते हैं a2 का मान 6, हाँ b2 का मान 7, c2 का मान लिख सकते हैं 10। ये इसका रूप है, व्यापक रूप। वास्तविक संख्या को ऐसे लिखा जाता है। हुआ क्लियर? किसी को दिक्कत है? नहीं है ना? आया बात समझ में कि दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप ऐसे होता है। ये इसका व्यापक रूप है और इस पे ये एग्जाम्पल है, उदाहरण है, जहां ए बी सी वास्तविक संख्या होगी, यानी 2 4 6 6 7 10 ये वास्तविक संख्याएं हैं। इसके स्थान पे और भी कोई अंक आ सकता है, लेकिन बदलेगा क्या? ये एक्स वाई कभी नहीं बदलेगा। इसके स्थान पर ए बी दे देगा, इसके स्थान पर सी देगा, बी देगा, कुछ भी दे सकता है, लेकिन चर नहीं बदलेगा। बदलेगा अंक बदल सकता है। ठीक है। अंक वास्तविक संख्या होती है जो कि वहां पे कुछ भी दे सकता है, और इसको बोलेंगे हम दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप। ठीक है, चलो आगे समझते हैं। इसको मिटाए ना। अब इसमें क्या बताना है? व्यापक रूप का आंसर a1x b1y c1 बराबर 0, a2x b2y c2 बराबर 0, a1 b1 c1 a2 b2 c2 एक वास्तविक संख्या है। यानी यहाँ पे कोई अन्य अंक भी रखा जा सकता है। एग्जाम्पल में 2x 4y 6 बराबर 0 से 6x प्लस 7y प्लस 10 बराबर 0, तो 2 4 6 6 7 8 ये वास्तविक संख्याएं हैं। ठीक है, ये एग्जाम्पल हो गया। आया बात समझ में? यहाँ पे लिख सकते a1 का मान, a1 का मान का मतलब समीकरण 1 में जो भी रहेगा a1 b1 c1 रहेगा। a2 b2 c2 किस में आएगा? इक्वेशन 2 में आएगा। तो a1 मतलब 2, b1 मतलब 4, c1 मतलब 6, a2 का मतलब 6, b2 का मतलब 7, c2 का मतलब 10। हमेशा देखते ही बल लिखो a1 b1 c1 a2 b2 c2 लिखने आएगा तभी होगा। सपोज दैट कहीं माइनस दे दिया, अगर माइनस दिया तो यहाँ पे माइनस होगा, अगर कहीं माइनस दे दिया तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा। प्लस में है तो प्लस नहीं लिखेंगे, लेकिन माइनस में है तो माइनस लिखा जाएगा। ठीक, अब आगे चलते हैं। देखो, दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करने के मुख्यतः अगर बात करें तो 3 विधि होगी। मुख्यतः 4 विधि, मतलब मुख्य रूप से 4 विधि होती है। पहला विधि होगा आलेख, ठीक है। दूसरा हो जाएगा प्रतिस्थापन, तीसरा हो जाएगा विलोपन, इसी को बोलते हैं, हाँ, और चौथा हो जाएगा वज्र गुणन। ठीक है, ये 4 प्रकार से हम किसी भी दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल कर सकते हैं। ठीक है, हम 4 प्रकार से किसी भी दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल कर सकते हैं। चारों में से किसी को भी फिट करोगे आंसर डिट्टो आएगा, इक्वल आएगा। मान लो कोई हमने एक लिया इक्वेशन और उसको हल किया आलेख में, तो जो आलेख में आंसर आएगा उसी सवाल का वज्र गुणन में आएगा, प्रतिस्थापन में आएगा और विलोपन में भी आएगा। तो हम क्या करेंगे, बारी बारी से सबको पढ़ेंगे। ठीक है, सवाल में बोलेगा कि फलाने सवाल को प्रतिस्थापन से हल करो, विलोपन से हल करो, वज्र गुणन से हल करो, ठीक है, या आलेख विधि से हल करो। तो सबसे पहले हमको जो पढ़ना है वह आलेख विधि से ही पढ़ना है। ठीक है, आगे बात समझ में? ठीक, आगे चलते हैं। अब देखो भी इसको मिटाते हैं। अब हम जब आलेख की बात करेंगे ना,
तो आलेख यानी ग्राफीय विधि से, पहला ले लेंगे आलेख का मतलब ग्राफीय विधि से, आलेख या ग्राफीय विधि। ग्राफीय विधि, देखो ग्राफीय विधि क्या होता है, ग्राफीय विधि, जो ग्राफीय विधि होगा ना, ग्राफीय विधि से हल करने से पहले हमें किसी भी इक्वेशन को मतलब समीकरण को यह पहचानना होगा कि क्या उस समीकरण का हम हल ग्राफीय विधि से निकाल सकते हैं या नहीं। तो पहचानने के उसके 3 नियम हैं। ग्राफीय विधि से हल करने के लिए उन समीकरण को पहचानने के 3 नियम हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, देखो समझा रहे, यहाँ पे लिखेंगे एक समीकरण की आवश्यक शर्तें, समीकरण की आवश्यक शर्तें। देखो शर्तें क्या होगी, समीकरण की आवश्यक शर्तें क्या होगी। पहला होता है प्रतिच्छेदी, प्रतिच्छेदी ग्राफ, ठीक है। देखो प्रतिच्छेदी ग्राफ हम ऊपर लिखे आलेख या ग्राफीय विधि से कैसे हल करेंगे। तो आलेख या ग्राफीय विधि से हल करने से पहले हमें ये समझना होगा कि जो भी आपको इक्वेशन या एक समीकरण दिया जाएगा हल करने के लिए ग्राफीय विधि से, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, उस समीकरण को पहचानेंगे यह समीकरण है कैसा, ग्राफ प्रतिच्छेदी है, संपाती है, समांतर है, कैसा है, तो जाकर उसको हम बताएंगे कि नहीं यह ग्राफ इस रूप में आएगा। तो ग्राफीय विधि में इसकी जो शर्त होगी, इसकी शर्त याद रखना, a1/a2 नॉट इक्वल टू, प्रतिच्छेदी में a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। बात समझना थोड़ा, देखो अगर ये दे देगा a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, तो इसकी जो हल होगा केवल एक होगा, केवल एक। सब बताएंगे, पहले देख लो खाली, केवल एक। फिर लिखेंगे अद्वितीय, अद्वितीय, पहले समझो, अद्वितीय। और तीसरा संगत। पूछेंगे और आपको डायरेक्ट क्या करता है, ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है कि जो आपका ये इक्वेशन दिया गया है, इक्वेशन कैसा है, प्रतिच्छेदी में केवल क्या है, केवल एक हल होगा, अद्वितीय होगा या संगत होगा। तो पहले बात समझो, प्रतिच्छेदी ग्राफ का जो आएगा शर्त, अगर a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 आ गया, तो समझना कि वह ग्राफ प्रतिच्छेदी है, ठीक है। a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 अगर आ गया तो समझना कि वह ग्राफ प्रतिच्छेदी है। और यदि वह ग्राफ प्रतिच्छेदी है तो सर उसका केवल एक हल होगा। केवल एक हल का मतलब x का मान कोई एक गो आएगा, y का मान कोई एक गो आएगा। मान लो कि x बराबर 5 आ गया, y बराबर 7 आ गया, तो बस हो गया। ये नहीं कि x बराबर 5, 7, 10 है और y बराबर 10, 20, 50 है, ऐसा नहीं होगा। केवल एक हल होगा, या तो x बराबर एक हल आएगा, फिर y बराबर एक हल आएगा, उसी को केवल एक हल बोलते हैं। अद्वितीय हल होगा, अद्वितीय हल का मतलब भी वही होता है जिसका केवल एक हल हो। अद्वितीय हल को बस याद रखना है कि ये शब्द याद होना चाहिए, क्योंकि उसमें पूछता है अद्वितीय हल। तो अद्वितीय हल का मतलब प्रतिच्छेदी, अद्वितीय हल का मतलब केवल एक हल, ठीक है। और वह ग्राफ संगत होगा। वह ग्राफ कैसा होगा, संगत होगा, याद रखना। जैसे में एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल देखो, यहां पर ले लिया हमने 2x + 4y + 7 = 0। फिर यहां पर ले लिया 7x + 5y + 10 = 0, ठीक है। अब हल कर रहे हैं, देखो a1 का मान बताओ कितना होगा, 2, b1 का मान कितना होगा, 4, और c1 का मान कितना होगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, बोलो मत, a2 का मान कितना होगा, 7, फिर b2 का मान कितना होगा, 5, और c2 का मान कितना होगा, 10। अब यहाँ पर हल करो। अब इसको देखो, इस रूप में लिखेंगे, a1 का मान कितना है,
टू बट्टा A2 का मान कितना है 7 बराबर, फिर देखो B1 बट्टा B2, B1 का मान कितना 4, B2 का मान 5। क्या ये इक्वेशन आपस में बराबर है? 2/7 है तो क्या यहाँ पे 2/7 है? नहीं है। अगर ये 4/5 है तो क्या ये 4/5 है? नहीं है। अगर नहीं है तो ये क्या लगेगा नॉट इक्वल टू, यानी ये जो ग्राफ है, ये जो आपका ग्राफ, ये जो इक्वेशन दिया है, ये कैसा ग्राफ इसका बनेगा? तो प्रतिच्छेदी ग्राफ बनेगा। जब वो प्रतिच्छेदी ग्राफ बनेगा तो उसका केवल एक हल आएगा, मतलब x का कोई एक मान आएगा और y का कोई एक मान आएगा और वह अद्वितीय होगा। फिर समझ में आया कि नहीं? याद रखना है, लिखना नहीं है इसको आप। हाँ ये तीनों लिखना, कॉपी पे तीनों लिखना, लेकिन याद रहेगा जो वही प्रतिच्छेदी की बात आएगी ना, तो प्रतिच्छेदी में आपको ये याद होना चाहिए उसका केवल एक हल होगा, अद्वितीय होगा, संगत होगा। तुरंत जांचना कैसे? A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। हम पूछेंगे प्रतिच्छेदी होने का शर्त क्या होगा? A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। और जो वही A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 होगा, इसका मतलब उसका केवल एक हल होगा, अद्वितीय होगा, संगत होगा। आया समझ में कि नहीं? उतारो इसको। समांतर ग्राफ देखो, समांतर होने का शर्त क्या होगा? ध्यान से समझना। देखो A1/A2 इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2, ये होगा। देखो जब ग्राफ समांतर होगा ना, जब ग्राफ इस पे देखो कौन बोल रहा है जी? जब ग्राफ समांतर होगा तो उसकी शर्त निकल कर ये आएगी A1/A2 इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2। तो इसकी जो सर आंसर होगा, उत्तर होगा, क्या होगा? कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। ठीक है। इसके बाद में असंगत, असंगत, बात खत्म। दूगो होगा। देखो जब भी ग्राफ आपका समांतर होगा, समांतर ग्राफ कब होगा? जब वो है आपका इक्वेशन इस नियम का पालन करेगा, इस शर्त का पालन करेगा, A1/A2 इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2। जब ये इस शर्त का पालन करेगा तो वह ग्राफ कैसा होगा? समांतर होगा। अगर समांतर होगा तो उसका हल कैसा होगा? कोई हल नहीं होगा, यानी x और y का मान वहां पे हम फाइंड निकाल नहीं सकते हैं। x y का मान निकलेगा नहीं, और जब निकलेगा नहीं तो वह क्या है? असंगत होगा। ठीक है। ऐसे समझ में एग्जांपल लेते हैं। जैसे देखो यहां पे ले लेंगे 2x प्लस 4y प्लस 7 बराबर 0। यहां पे लेंगे 4x प्लस 8y प्लस 8, चाहे यहां पे ले लेते हैं 12 बराबर 0। ये हो गया। इस पे देखो कौन बतिया रहा है पीछे? A1 का मान कितना होगा? 2, B1 का मान कितना होगा? 4, C1 का मान कितना होगा? 7। फिर देखो A2 का मान कितना होगा? 4, V2 का मान कितना होगा? 8 और C2 का मान कितना होगा? 12। ठीक है। अब फिट करो इस पे। देखो 2/4 इक्वल टू 4/8 इक्वल टू फिर 7/12। अब इसको कटाओ, ये कटेगा 2 से, ये कटेगा 2 से, मिला कितना? 1/2 इक्वल टू 1/2। क्या ये कटेगा? नहीं कटेगा। 7 कितना हो गया? 12। अब ये दोनों बराबर है क्या? ये बराबर है बराबर नहीं है। 1/2 बराबर है। देखो A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर है दोनों, लेकिन नॉट इक्वल टू C1/C2 नॉट इक्वल टू, ये भी देखो बराबर नहीं है। जब ऐसे आ जाएगा, यानी जब ऐसा इक्वेशन आए और अब इस रूप का आ जाएगा तो समझना वह समांतर ग्राफ में जाएगा। और जब समांतर ग्राफ में जाएगा तो सर उसका कोई हल नहीं होगा और वह क्या होगा? असंगत होगा। तीसरा है संपाती।
हल्ला मत करो। इस पे देखो तीसरा संपाती ग्राफ। संपाती में क्या होगा, ध्यान से देखो, A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू, पहले तुम लोग अल्लाह बतिया तो पढ़ाएंगे हम। देखो जी, इसका अनेक हल होगा। अनेक का मतलब अनंत लिख देते हैं, अनंत हल, और ये हो जाएगा संगत। देखो दो गो होगा खाली। पहला नंबर शर्त याद रखना, A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। अब इस बार तीनों बराबर है। जब तीनों बराबर जिस इक्वेशन में आ जाएगा, समझना है कि वह ग्राफ संपाती होगा। ग्राफ संपाती का मतलब अगर एक ग्राफ ऐसे जा रहा है तो दूसरा भी इसी पर जाएगा, इसी पर जाएगा। इसको संपाती बोलते हैं। एक ग्राफ उस बता रहे हैं, सब बता देते हैं, ये संपाती हो गया। ठीक है, अब इसका उदाहरण देखो। उदाहरण मान जाओ कि आपके पास 2x प्लस 4y प्लस 5 बराबर 0, 4x प्लस 8y प्लस 10 बराबर 0। अब यहां पे मान लिख सकते हो, A1 का मान कितना हो जाएगा 2, B1 का मान 4, C1 का मान 5, फिर A2 का मान 4, फिर B2, यहाँ पे B1 होगा, B2 का मान कितना 8, और C2 का मान कितना 10 हो जाएगा ना। इसके बाद अब लिख लो, देखो 2/4 बराबर 4/8 बराबर 5/10, कटाएंगे 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2। आया तीनों बराबर। जब तीनों बराबर हो गया, इसका मतलब यह ग्राफ कैसा है, संपाती है। और जब संपाती है तो इसका अनंत हल होगा, यानी x का मान बहुत सारा आ सकता है, y का मान भी बहुत सारा आ सकता है, और वह संगत होगा।